क्लासों में हम लोगों ने राज्य विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, विधान सभा और विधान परिषद, इससे संबंधित जो भी चीजें थी उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे देखते हैं। जो ये राज्य विधानमंडल है, इसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है। संविधान द्वारा इसे व्यापक अधिकार प्राप्त है। संविधान ने इसे यह अधिकार दिया है कि यह उन सभी विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है जो राज्य सूची और साथ में समवर्ती सूची में वर्णित हो। हालांकि समवर्ती सूची में यदि उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध इसका कानून हो, जो समवर्ती सूची का मामला है, समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून यदि उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध हो तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून मान्य नहीं होगा, संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। साथ में इस राज्य विधानमंडल को कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ प्रतिबंधित किया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं कि इस राज्य विधानमंडल को यह कहा गया कि आप इस पर तभी कानून बना सकते हैं जब इस पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे। अर्थात कुछ कानून निर्माण की प्रक्रिया में इसे जो है अधिकार छीन लिया गया है। और इस राज्य विधानमंडल का जो शक्तिशाली सदन है, जैसे राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं, एक विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। तो इस दोनों सदनों में ये विधानसभा अत्यधिक शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि जनता का सीधा प्रतिनिधित्व विधानसभा में है। और हमारे यहाँ क्या है कि लोकतंत्र है। जनता अपने लिए सब कुछ कार्य करेगी, अपना प्रतिनिधि चुनेगी, अपने लिए कानून निर्माण के लिए उन्हें भागीदारी में शामिल करेगी। इसलिए ये विधानसभा विधानमंडल का एक शक्तिशाली सदन है। इसे ही शासन सत्ता चलाने का अधिकार है, अर्थात जनता जिसे निर्वाचित करके भेजेगी वही आदमी जाके वहां शासन सत्ता चलाएगा। साथ में राज्य के लिए कानून निर्माण प्रक्रिया में अहम योगदान इसका है। कानून निर्माण प्रक्रिया में इसका प्रमुख योगदान है। राज्य का शासन कैसे चलेगा, साथ में राज्य के लिए जो कानून निर्माण करना है ये विधानसभा ही करेगी। अभी हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसे शक्तिशाली बनाया गया है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा जो शक्तिशाली है, इसे शासन सत्ता चलाने के लिए कुछ विधायी अधिकार दिए गए हैं। विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसकी विधायी प्रक्रिया का संविधान में अनुच्छेद 196 से लेके अनुच्छेद 207 तक में इसके विधायी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और इसके विधायी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, विधायी प्रक्रिया को देखते हुए इसके विधेयकों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। विधानसभा की जो विधायी प्रक्रिया है, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें, समझे, तो ये लगता है कि इसके विधेयकों का जो प्रकार है वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? तो एक साधारण विधेयक, एक हो गया साधारण विधेयक, और दूसरा कौन सा हो गया? धन विधेयक। दूसरा हो गया धन विधेयक। भाई शासन सत्ता चलाने के लिए हमें विधेयक की जरूरत है, कानून निर्माण की जरूरत है। लेकिन अगर बिना धन के आप चाहे कि हम शासन सत्ता चला लें तो ये संभव नहीं है। इसलिए जब इसके विधायी प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं तो इसके विधायी प्रक्रिया को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 196 में क्या वर्णित है। तो साधारण विधेयक की चर्चा कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 196 इसमें वर्णित क्या है। तो अनुच्छेद 196 में कहता है कि साधारण विधेयक, ये जो साधारण विधेयक है, यह विधानमंडल के किसी भी सदन में इसको रखा जा सकता है। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने संघ से संबंधित शासन प्रणाली को देखा था, संघ के कानून निर्माण की प्रक्रिया को देखा था, तो वहां पर हमने देखा था कि साधारण विधेयक जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में उसको रखा जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। उसको हम लोगों ने एक डायग्राम के माध्यम से समझा था। आपको याद होगा
नहीं, अगर यदि आप उस क्लास में छूट गए थे तो आप उस क्लास को दोबारा देख लीजिए। जब तक आप उस दोबारा क्लास को नहीं देखेंगे तो इस क्लास में आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपको बार बार एक चीज बताया है कि संघ की ही पुनरावृत्ति राज्यों में है, बिल्कुल ही सेम टू सेम उठा के पुनरावृत्ति कर दिया गया है। राज्य में थोड़ा बहुत अंतर है, राज्य और संघ वाले में थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसलिए आप उस क्लास को देख लीजिए। अगर आप क्लास को देखे हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको आप दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप हमारे YouTube चैनल पे आइए। YouTube चैनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो YouTube चैनल को सर्च करना पड़ेगा एजुकेशन 101 को, और एजुकेशन 101 पर आप जाइए तो संघ से संबंधित कई क्लासों से संबंधित वीडियो वहां उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन करिए। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि एक बार यदि आप क्लास देख लिए तो आपको कहीं से भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। आप पेपर सेटर कहीं से भी पेपर में प्रश्न बनाए, आप निसंदेह किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ही नहीं होगी, आप उसको सॉल्व कर देंगे। और अगर आप संघ से संबंधित क्लास देख लिए हैं तो इसको समझने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम यहां देखते हैं, कहता है अनुच्छेद 196 में कि साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने वहां आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि ये संसद है, मान लीजिए संसद का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है। यहां राष्ट्रपति है, और इसके दोनों सदन कौन से हैं, तो ये राज्यसभा और ये लोकसभा, ये इसके संघ वाला, ये संघ है। लेकिन हमें देखना क्या है, राज्य का देखना है। हमें समझना किस चीज को है, राज्य को समझना है कि राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया कैसे चलती है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, देखिए यही एकदम बिल्कुल यही डायग्राम आप समझिए, तुरंत समझ में आएगा। ये राज्यपाल इसका संवैधानिक प्रमुख है। इसका प्रथम सदन कौन है, तो एक सदन हो गया विधान परिषद, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हो गया विधानसभा। अब साधारण विधेयक को प्रस्तुत करना है। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए क्या कर रहा है कि चाहे वो आप विधान परिषद में प्रस्तुत करिए या विधानसभा में प्रस्तुत करिए, किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां से अगर आप विधान परिषद से पारित करवा लेते हैं, आवश्यक मत के साथ अगर वो विधेयक विधान परिषद से पारित होता है तो वो पहुंचेगा विधानसभा में। कहने का मतलब है कि हमने वहां देखा था कि कोई भी विधेयक यदि राज्यसभा से पारित होता है आवश्यक मत के साथ तो वो पहुंचेगा लोकसभा में, और लोकसभा में चर्चा के बाद यदि आवश्यक मत से वह पारित हो जाता है तो यह पुनः पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति महोदय ने जैसे ही अपनी स्वीकृति दे दी, हस्ताक्षर कर दिया, वो विधि अधिनियम बन गया, कानून बन गया। तो सेम प्रोसेस यही यहां भी है कि विधान परिषद में कोई विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया और विधान परिषद ने चर्चा के बाद आवश्यक मत से उसे स्वीकार कर लिया, पारित कर दिया, वो पहुंचेगा विधानसभा में। यदि विधानसभा ने भी आवश्यक मत से उसे पारित कर दिया तो वो पहुंचेगा राज्यपाल के पास। लेकिन संघ वाले और राज्य वाले में थोड़ा सा अंतर है। जहां राज्यसभा को वहां शक्तियां कुछ प्राप्त हैं, यहां विधानसभा को हम कह सकते हैं कि केवल नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हैं। नाम मात्र की शक्तियां कैसे प्राप्त है, हम देखते हैं कि यदि विधेयक विधान परिषद से पारित हो जाए, विधान परिषद ने अपने आवश्यक मत के साथ उसे स्वीकार कर लिया और यह विधेयक पहुंच गया विधानसभा में, यदि विधानसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया कि यह विधेयक ठीक नहीं है, विधानसभा ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया कि भाई ये मामला ठीक नहीं है, इसमें जो आप विधान परिषद द्वारा पारित है ये विधेयक ठीक नहीं है, अगर ये कानून बन जाएगा तो ये समस्या हो जाएगी या इसका ये दुरुपयोग हो सकता है। तो इसने क्या किया, उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया, तो विधेयक रद्द हो गया, अर्थात विधेयक वहीं समाप्त हो गया। अब राज्यपाल के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और यदि विधेयक विधानसभा ने स्वीकार कर लिया, विधान साधारण विधेयक प्रस्तुत किया गया और यह प्रस्तुत किया गया विधानसभा में, और विधानसभा ने उसे स्वीकार कर लिया, आवश्यक मत के साथ उसे पारित कर दिया और यह पहुंचा विधान परिषद में। भाई जाएगा तो दोनों सदनों में, जिस राज्य में दोनों सदन है वहां तो दोनों सदन में जाएगा।
और हमने आपको बताया था कि किसी किसी राज्य में दोनों सदन है ही नहीं, कुछ ही राज्यों में केवल 2 सदन ही व्यवस्था है। तो जहां 2 सदनात्मक व्यवस्था है वहां तो दोनों में जाएगा। लेकिन अधिकार क्या इसे मिले हम देखते हैं। विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया तो विधेयक खत्म, रद्द। और जब विधानसभा ने आवश्यक मत के साथ उसे पारित कर दिया और विधान परिषद में पहुंचा, तो विधान परिषद ने क्या किया कि यदि उसे स्वीकार कर लिया तो ठीक है, विधान परिषद ने यदि स्वीकार कर लिया तो ठीक है, अस्वीकार कर दिया फिर तो गड़बड़ है। या तो भाई इसको अधिकार पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। तो विधान परिषद के पास जब विधेयक पहुंचता है पहली बार, तो वो केवल 3 माह ही इसे रोक सकती है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। लेकिन यहां फिर देखिए कि अगर यदि पुनर्विचार के लिए भी इन्होंने लौटा दिया विधान परिषद ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और विधानसभा ने क्या किया कि कुछ संशोधन किया या नहीं भी संशोधन किया और पुनः विधान परिषद के पास भेज दिया कि ये विधेयक जा रहा है, आप इसको देख लीजिएगा, चर्चा करिएगा, विचार विमर्श करिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। और विधान परिषद के सदस्यों ने कहा ये भाई विधेयक ठीक नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करते। तो दोबारा जब ये पहुंचेगा तो इसे केवल 1 माह ही ये लोग रोक सकते हैं। और यदि इन्होंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार कर लिया तो ठीक है, यदि इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो भी वह विधेयक जैसा विधानसभा चाहती है वैसा उसे पारित समझ लिया जाएगा। मत दस्तखत करिए, आप मत स्वीकार करिए। पहली बार में आप 3 माह रोक सकते हैं, दूसरी बार अगर पुनर्विचार के पश्चात विधानसभा ने भेज दिया विधान परिषद के पास तो वो 1 माह रोक सकते हैं। स्वीकार कर लिया तो ठीक है, आपने अस्वीकार किया तो हम ये समझ लिया जाएगा कि विधानसभा जैसा चाह रही है, जैसा उसमें संशोधन चाह रही है वैसा स्वीकार कर लिया गया, उसी हिसाब से उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। अब आप स्वतः देखिए विधान परिषद को क्या पावर मिली हुई है, विधान परिषद को कितनी शक्तियां मिली हुई है कि यदि उसने स्वीकार किया तो ठीक है, अगर अस्वीकार कर दिया तो भी विधानसभा जैसा संशोधन चाहती है उसी हिसाब से उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। अब विधेयक विधानमंडल के सदन से पारित हो गया, अब यह विधेयक पहुंचेगा राज्यपाल की स्वीकृति के लिए। हमने यहां क्या देखा कि जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पारित हो गया, ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पहुंचेगा। जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा तभी वो विधेयक अधिनियम बनेगा, नियम बनेगा। तो उसी प्रकार से जब ये विधानसभा से पारित हो गया तो अब ये पहुंचेगा राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उसमें क्या वर्णन, दोनों सदनों से ये पारित हो गया तो राज्यपाल के लिए पहुंचता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में है। 200 में क्या है कि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया या केवल विधानसभा से पारित हो गया। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने संघ वाले में देखा था कि यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, याद है ना। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्राविधान नहीं है। आप स्वतः समझ सकते हैं, इसको रटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी किसी राज्य में 2 सदन है ही नहीं, केवल कुछ राज्यों में 2 सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है। तो अब जब सभी राज्यों में 2 सदनात्मक व्यवस्था है ही नहीं तो फिर संयुक्त अधिवेशन कैसे आहुत किए जा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि राज्य विधानमंडल में यदि दोनों सदनों में गतिरोध है, विधानसभा जैसा भी चाहती है उसी हिसाब से उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। अब विधेयक पारित हो गया तो यह पहुंचता है राज्यपाल के पास। भाई राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेगा, अपनी अनुमति देगा, तभी तो वो विधि बनेगा। तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 उल्लिखित किया गया। क्या पावर दी गई है, राज्यपाल के पास पहुंचता है विधेयक, विधेयक पहुंच गया विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक पहुंच गया राज्यपाल के पास। राज्यपाल इसे स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर लिया तो ठीक है, विधेयक विधि बन गया, कानून बन गया। इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप पुनः इस पर विचार करिए, इसमें यह संशोधन करना है या कुछ और इसमें जोड़ दीजिए या इसमें से कुछ निकाल लीजिए, तो यह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। या इसे यह
शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति के पास, यदि राज्यपाल को यह लगे कि इस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय के पास भेजना चाहिए, तो राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है। उसके लिए आगे जो है अनुच्छेद लिखे गए, हम अभी देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर देता है जो विधेयक, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। राज्यपाल के पास विधेयक पहुंचा, बिल्कुल राष्ट्रपति वाला समझिएगा, केवल ये थोड़ा सा अंतर है कि राष्ट्रपति भाई किसी के लिए आरक्षित नहीं करता, लेकिन राज्यपाल क्या है कि राष्ट्रपति अर्थात संघ का प्रतिनिधि है यहाँ राज्यों में। अब अगर इसे लगता है कि नहीं नहीं ये मामला गंभीर है, ये ऐसा मुद्दा है कि इसे अपने जो सर्वे सर्वा अर्थात जो देश का प्रमुख है उसको जानकारी देना अनिवार्य है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, आप अपने परिवार में देखते हैं कि कोई मुद्दा ऐसा है कि जो आप हल कर सकते हैं, चलिए भाई हम बातचीत से जैसे भी उसको सुलझा लिए, कॉलेज विद्यालय में जो भी आपकी परेशानी उसको आपने हल कर लिया। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी पहुंच से बाहर होते हैं, आपको ये लगता है आपकी पहुंच से बाहर नहीं, राज्यपाल की पहुंच से बाहर नहीं है, लेकिन राज्यपाल को ये लगता है, आपको ये लगा कि ये विद्यालय का जो इस संस्था की जो ये परेशानी है इसको अपने अभिभावक को बताना अनिवार्य है। भाई राष्ट्रपति हम यूं कह सकते हैं अपनी भाषा में कि पूरे देश का अभिभावक है। अब राज्यपाल को यह लगा कि ये जो विधेयक विधानसभा ने पारित किया है इसको राष्ट्रपति को बताना ठीक रहेगा, राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना अनिवार्य है। तो वो क्या कहेगा विधानसभा से, भाई ठीक है आपने विधेयक हमारे पास भेज दिया, लेकिन हम इसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजने के लिए आरक्षित करते हैं। स्वीकार कर लिया, बात खत्म। पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो संशोधन या नहीं संशोधन करके अगर विधानसभा पुनः भेजती है, यानी विधानसभा पुनः भेजती है, तो राज्यपाल की मजबूरी हो गई कि उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों राष्ट्रपति वाले हम लोगों ने देखा नहीं था कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि केवल एक बार आप वापस कर सकते हैं, मात्र एक बार आप उसे वापस करते हैं। और वही चीज यहां भी है कि यदि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और विधानसभा ने क्या किया कि उसमें चाहे संशोधन करे या ना करे, लेकिन पुनर्विचार के जब अर्जी वापस गई विधानसभा में तो उसने उसे क्या किया कि पुनः भेज दिया राज्यपाल के पास। और जब राज्यपाल के पास पहुंचा तो राज्यपाल की मजबूरी बन गई उसे स्वीकार करना ही करना। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजने के लिए इसने आरक्षित कर दिया तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित मामला है। और इसमें अगला पॉइंट जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करने का राज्यपाल को शक्ति दी गई है उसका उल्लेख अनुच्छेद 201 में है। 201 में क्या है, यहां से पेपर में प्रश्न निकलता है, अभी हम देखते हैं। अनुच्छेद 201 में क्या कहता है कि राज्यपाल, अपनी भाषा में समझिएगा, बहुत रटने की जरूरत नहीं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, ये हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि आप तुरंत पूछिए। अनुच्छेद 201 में क्या कहता है कि राज्यपाल यदि विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करता है, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार भी कर सकता है या राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है कि काम करो इसे पुनः भेज दो, पुनर्विचार के लिए भेज दो। क्या कर सकता है, यदि राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, चले मामला ठीक है यार कोई बात नहीं, खत्म करिए, तो ठीक है। अन्यथा वो क्या कर सकता है कि राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है, एक काम करो इस विधेयक को पुनः भेजो, ले जाएं ये लोग अपने बातचीत करें, अपना इसमें संशोधन करें, जोड़े घटाएं, जो हमारे हिसाब से है वो करें। ये राज्यपाल क्या करेगा, पुनः इसे विधेयक को वापस भेज देगा विधानसभा में। और विधानसभा 6 माह के अंदर, ध्यान दीजिएगा, कितने माह के अंदर, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक होते हैं, यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को निर्देशित कर दिया कि आप इस विधेयक को विधानसभा के लिए भेज दीजिए पुनर्विचार के लिए, तो विधानसभा उस पर कितने दिन के अंदर विचार करेगी, तो 6 माह के अंदर विचार करेगी। और 6 माह के बाद यदि संशोधन या गैर संशोधन से इसने पुनः भेज दिया, इसने कौन,
विधानसभा ने पुनः भेज दिया राज्यपाल महोदय के पास, और यदि राज्यपाल ने पुनः उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, किस विधेयक को आप देख लीजिए, तो यहां से फिर पेपर में प्रश्न बनने की संभावना बनती है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है या नहीं। 6 माह के अंदर विधानसभा ने पुनर्विचार किया और पुनर्विचार के पश्चात पुनः विधेयक को भेज दिया। और राज्यपाल ने क्या किया भाई, विधेयक राज्यपाल को मिल गया, राज्यपाल ने क्या किया कि राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए पुनः भेज दिया। तो राष्ट्रपति यहां अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। आप क्या समझेंगे कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मामला राज्य का है। देखिए, अगर यही मामला संघ का होता तो राष्ट्रपति बाध्य था, लेकिन मामला राज्य का है। अब भाई राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल है, और इसका भी पूरे देश का सर्वे सर्वा कौन है, राष्ट्रपति है। अब राज्य वाले भी अगर दबाव बना के उससे हस्ताक्षर करवा लेंगे तो उसकी पावर कहां बचेगी। इसलिए कहा गया कि जब विधानसभा 6 माह के अंदर पुनर्विचार या संशोधन, गैर संशोधन के विधेयक पुनः भेज देती है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करके भेज दिया कि भाई राष्ट्रपति महोदय एक बार पुनः आप देख लीजिए कि ये विधेयक ऐसे ऐसे है, यदि कहिए तो स्वीकृत है या कहिए तो नहीं स्वीकृत है, ये आपकी मर्जी है। तो वहां राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि नहीं आप दस्तखत करिए। संघ वाले में क्या था, उसकी मजबूरी है कि उसको दस्तखत करना है, हस्ताक्षर करना है, लेकिन राज्य वाले में मामला ऐसा नहीं है। तो साधारण विधेयक वाली प्रक्रिया को देख लिया कि साधारण विधेयक विधानसभा से पारित होगा, लेकिन हमने आपको बताया था पीछे ये भी कि राज्य विधानमंडल को कुछ मामलों पर कानून बनाने से प्रतिबंधित किया गया है, कानून बनाने पर रोक लगाई गई है। कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं कि जिन पर इन्हें कानून निर्माण के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 304। अनुच्छेद 304 में क्या वर्णित है कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पूर्व क्या है कि राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, अर्थात वो विधेयक प्रस्तुत करने के पहले ही राष्ट्रपति से पूछना अनिवार्य है, उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप उठा के प्रस्तुत कर दीजिए, उसमें बहस चलना शुरू हो जाए और उसके बाद आप राष्ट्रपति से पूछने चलिए। कह रहा है कि पूर्व अनुमति, विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व ही अनुमति लेना आवश्यक है। इस वजह से हम समझने के लिए उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कौन से ऐसे विधेयक हैं। तो ऐसे विधेयक हैं कि जो राज्यों के अंदर या विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार हो गया, वाणिज्य या एक दूसरे राज्यों के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता हो। क्या कह रहा है, एक राज्य और दूसरे राज्य के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता हो। मामला देखिए, क्यों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बनाता है, और राष्ट्रपति क्या है कि सभी राज्यों का जो एक संघ है उसका संवैधानिक प्रमुख है। अब विभिन्न राज्यों से मिलकर ही देश बना हुआ है। अब अगर मान लीजिए एक राज्य कहे, जैसे मध्य प्रदेश से कहे कि उत्तर प्रदेश वाले हमारे यहाँ व्यापार नहीं करने आएंगे, या उत्तर प्रदेश वाले कहें कि बिहार वाले हमारे यहाँ आएंगे ही नहीं, हमारे राज्य में घुसेंगे ही नहीं, तो यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि अगर ऐसा कोई भी कानून है कि कोई राज्य कहता कि आप हमारे यहाँ व्यापार मत करने आइए, या हमारे राज्य के अंदर का मामला है ये, इसमें जो है किसी के हम नहीं सुनेंगे, या किसी राज्य को आने जाने पर एक दूसरे के यहाँ आने जाने की स्वतंत्रता जो हमको मिली है उस पर प्रतिबंधित कर दे कि फला राज्य वाले हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तो राष्ट्रपति को यह सूचना मिलेगी कि ये राज्य विधानमंडल वाले ऐसा कानून पारित करना चाहते हैं। तो अगर संविधान में उन्हें अधिकार दिया जाएगा तभी वो रोक सकते हैं, अन्यथा राज्य का जो
संवैधानिक प्रमुख है, उसके माध्यम से कुछ करवा सकते हैं। लेकिन यदि विधानसभा ने पारित कर दिया तो अब देखिए राज्यपाल के लिए भी मजबूरी है कि उसे स्वीकार करे। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, दोबारा उसे हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि अगर ऐसा कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा राज्य विधानमंडल में, यह तभी स्वीकार्य होगा कि जब उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। यदि पूर्व अनुमति नहीं होगी तो भाई आप देखिए कि सब अपनी अपनी मनमर्जी करेंगे और देश कई खंडों में विभाजित होने की पूरी संभावना है। भाई एकता और अखंडता नहीं बनेगी। आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हम आपको अपने यहाँ नहीं आने देंगे। जैसे नहीं होता है कि गांव देहात या शहरों में आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग कहते हैं कि अगर तुम ऐसे करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है। तो मुखिया को अगर सूचना मिले तो वो कुछ ना कुछ राय बीच बचाव करेगा, भैया ऐसा कोई कानून बनने ही नहीं देंगे, ऐसा मामला हम होने ही नहीं देंगे, नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप ऐसा कोई भी विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। या और कौन से ऐसे विधेयक हैं जिसमें राज्य विधानमंडल को कानून बनाने से रोका गया है? तो अनुच्छेद 254 है। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 में दो प्रकार के विधेयकों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 254 में दो प्रकार के विधेयक वर्णित किए गए हैं। एक विधेयक ऐसा है जो पहला है, इसका संबंध राज्य की संपत्ति अर्जित करने से है, संपत्ति प्राप्त करने से है। किसका? राज्य को संपत्ति प्राप्त करने से, राज्य को संपत्ति अर्जित करने से है। इसको भी ऐसे ही समझ लीजिए, कोई राज्य है, भाई राज्य जैसे भारत कई राज्यों का एक संघ है। अब राज्यों के बीच में भी हमने आपको बताया था कि संघ संसद को यह पावर है कि राज्यों को आप कई भागों में विभाजित कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य को दो टुकड़ों में विभाजित कर सकती है, एक राज्य दूसरा गठन कर सकती है, एक दूसरा राज्य का गठन कर सकती है। ये संसद को पावर है। अब मान लीजिए किसी राज्य का बंटवारा हो गया और एक राज्य जो है ज्यादा शक्तिशाली है, अब उसने जो दूसरा राज्य निर्मित हुआ वो थोड़ा सा कमजोर है, तो ये कहेगा कि नहीं हमको इतनी संपत्ति चाहिए, हम ये लेंगे, हम वो करेंगे। अब ऐसे समझिएगा कि जो किसी विवाद को ये देख लीजिएगा कि आस पड़ोस में किसी से विवाद हुआ हो और बंटवारे का विवाद हो तो उसमें कैसे होता संपत्तियों का बंटवारा। तो यहां पर क्या कहा गया कि अब कोई भी राज्य है अगर इस संबंध में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है जो संपत्ति प्राप्त करने से हो, संपत्ति अर्जित करने से हो, तो इस पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। या दूसरा कौन सा है? दूसरा है कि समवर्ती सूची पर अभी हमने देखा था, समवर्ती सूची पर हम लोगों ने क्या देखा था कि राज्य विधानमंडल को भी कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि राज्य विधानमंडल पर यदि उसी विषय पर कानून बना हो और उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून हो, संसद द्वारा निर्मित कानून और राज्य विधानमंडल का कानून उसके विरुद्ध हो, सब मामला एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है। समवर्ती सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया। कौन बनाया? राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया। अब राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया और उसी विषय पर संसद ने कानून बना दिया और एक दूसरे द्वारा निर्मित कानून एक दूसरे के विरुद्ध है। राज्य विधानमंडल जो कानून बना रहा है, राज्य विधानमंडल कानून बना रहा और संसद ने भी उसी विषय पर कानून बना दिया और इन दोनों द्वारा निर्मित कानून एक दूसरे के विरुद्ध है। अब विरुद्ध है तो अब संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल वाला केवल अपने राज्य के लिए कानून बनाता है। संसद क्या देखेगी कि अगर सभी राज्य अपने अपने राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाएंगे तो एकता और अखंडता का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है यह खत्म हो जाएगा। तो यहां पर प्रावधान किया गया कि समवर्ती सूची के विषय पर यदि राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है और उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे दी तो वह विधेयक जो कानून बनेगा उस राज्य में लागू होगा। क्या होगा? उस राज्य में लागू हो जाएगा।
लेकिन यदि राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति नहीं दी तो वह विधेयक वहीं पर शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति महोदय को अगर यह लगता है कि चलिए कोई बात नहीं है, इसके द्वारा अगर ये राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होता है और देश की एकता और अखंडता या देश के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो हम आदेश देते हैं, अर्थात राष्ट्रपति महोदय स्वीकार कर लिया, ठीक बनाइए, कोई बात नहीं, तो वह विधि जो कानून बन रहा है वो राज्य पर लागू होगा। और यदि राष्ट्रपति महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह विधेयक वहीं शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला कौन सा है? जैसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन यदि राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में, राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में संसद इस विषय पर कानून बनाए, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए अनुच्छेद उल्लिखित किया गया, अनुच्छेद 249 249। इसमें क्या है? मामला राज्य सूची के विषय का है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे मिला हुआ है? तो राज्य विधानमंडल को मिला हुआ है। लेकिन हमने अभी आपको पीछे ही बताया कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने से रोका गया है। मामला राज्य सूची का है। अनुच्छेद 249 में वर्णन कर दिया गया कि यदि राज्यसभा क्या करे कि राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्यसभा राज्य सूची के विषय के संबंध में, उसी के विषय के संबंध में राज्यसभा क्या कर रही है? राज्य सूची के विषय के संबंध में, मामला राज्य सूची का है लेकिन राज्यसभा ने उसमें दखलंदाजी कर दिया। क्या कर रहा है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि इस संबंध में, इस आशय का प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्र हित में इस विषय पर संसद कानून बनाए, इस विषय पर संसद कानून बनाए, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। संसद को यह पावर हो जाएगी कि उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। लेकिन राज्यसभा यदि अपने सदस्यों को 2/3 बहुमत से उस आशय का प्रस्ताव पारित किया तो ही संसद उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। या एक अनुच्छेद आपको याद होगा जो हमने बताया था आपको कि सबसे विवादित अनुच्छेद हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, याद आ गया? हाँ, वही राष्ट्रपति शासन वाला। राज्यों में लग गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगता कब है? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। और मामला यही फंसता है कि संवैधानिक तंत्र कब विफल होता है? सब कुछ ऐसा संविधान का निर्माण किया गया है कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाए। तो यहां पर क्या हुआ? अनुच्छेद 356 के द्वारा संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यपाल ने क्या किया? राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी। और जब राष्ट्रपति शासन लग गया राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, अपनी भाषा में समझिए, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य का कानून निर्माण कौन करेगा? यह संसद करेगी। भाई शासन चला कौन रहा है? संसद चला रही है। पूरे राज्य का जो राष्ट्रपति शासन लग गया, देखभाल कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति का शासन है, सीधा सीधा कह रहा है। तो उस पर कानून निर्माण का अधिकार किसे मिल गया? संसद को मिल गया। अर्थात वो राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। या अनुच्छेद 253 के तहत राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा मिला हुआ है संसद को। अनुच्छेद 253 ने क्या कहा है कि संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं समझौते का पालन करने के लिए, भाई अंतरराष्ट्रीय मामलों का समाधान कौन करता है? तो संघ करेगा। अगर किसी देश से बात करना है, किसी देश से कोई समझौता करना है, संधि करनी है, जो भी है, वो कौन बात करेगा? तो संघ करेगा। राज्य तो अपने उसके अंदर में ही है, भाई आपका परिवार है। अगर कोई किसी बाहरी मामले से
निपटारा करना या बातचीत करना है तो आपका अभिभावक ही करेगा। आप तो उस परिवार के एक सदस्य हैं। तो वही हाल राज्यों का भी है, समझने के लिए समझिएगा। तो वही हाल राज्यों का भी है। और आपका अभिभावक ने क्या किया कि किसी से समझौता कर लिया कि ये मामला ऐसे है, अब इसका ऐसे नहीं होना चाहिए या ऐसे होगा, तो आपसे क्या कहेगा कि आप भी उस समझौते का पालन करिए। तो यही चीज यहां पर लिख दिया गया कि राज्य अपनी मनमानी ना करे। यदि संसद किसी संधि या समझौते का पालन करवाना चाहती है राज्यों से, तो संसद संधियों और समझौते का पालन करवाने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत? देखिए, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, इसके लिए राज्य सूची के विषय पर भी संसद को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। आज ही क्लास में बस इतना ही। हम लोग देखते हैं जो राज्य विधानमंडल की और अन्य शक्तियां हैं, हमने देखा विधेयक से संबंधित। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसको और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे संविधान संशोधन में भी कुछ इसे अधिकार प्राप्त है, या शासन सत्ता चलाने का जो इसको अधिकार प्राप्त है, या वित्तीय शक्तियां इसको कैसे प्राप्त हुई हैं। इन सभी चीजों से संबंधित जो चीजें हैं हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।